Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duos News Analysis. Today is 29th May 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है एंड मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज इंडिया गेट्स न्यू पार्लियामेंट हाउस, पीएम सेज इट्स अ सिंबल ऑफ एस्पायरेशन। अब आप सभी को पता है कल क्या थी, 28 ऑफ मई थी और कल हमारी जो न्यू पार्लियामेंट थी उसका इनोग्रेशन यहाँ पर हुआ है। अब इसी के बारे में यहाँ पर है तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने स्पीच दी और स्पीच दी उसमें उन्होंने किसकी बात करी कि अब यहाँ पर हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हम इन द नेक्स्ट कमिंग 25 ईयर्स हमारा गोल क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री बनने का है ना। तो देखिए, एस्पायरेशन ऑफ 140 करोड़ सिटीजन एंड व्हीकल दैट विल ड्राइव इंडिया इन द नेक्स्ट 25 ईयर टुवर्ड इट्स गोल ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री टू कोइंसाइड विद द 100th एनिवर्सरी ऑफ द नेशंस इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर हमारा मेन अचीव क्या है, मेन हमारा एस्पिरेशन गोल ये है कि इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स हमें क्या बनना है, इंडिया को एज अ डेवलप्ड कंट्री बनकर सामने आना है। ठीक है, और इन 25 साल बाद हम क्या हो जाएंगे, हमारी आज़ादी को यहाँ पे 100th एनिवर्सरी होगी, है ना। हम क्या देखेंगे यहाँ पर, 100th हमारी एनिवर्सरी को यहाँ पर देखेंगे। और इसी के चलते यहाँ पे 35 मिनट की स्पीच उन्होंने कास्ट करी उसमें, जिसमें स्लेव मेंटेलिटी को हमने क्या किया, पीछे छोड़ा, इसके बारे में बताया। हम यहाँ पर क्या बनने जा रहे हैं, एक आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, हमने ये विटनेस किया है। तो ये न्यू पार्लियामेंट एक तरीके से क्या है, हमारे लिए एक जीता जागता सिंबल है कि हम किस तरह आत्मनिर्भर भारत की तरफ क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज श्रिंकिंग स्नो कवर कंटिन्यू टू हॉन्ट हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, इस आर्टिकल को आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, आपका टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में एक और आर्टिकल है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, व्हाई इज द 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट क्रिटिकल। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है। ठीक है, अब देखिए पहले ये छोटी सी न्यूज़ को हम डिस्कस कर ही लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि ग्रेजुअली क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो स्नो का कवरिंग हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, जो स्नो कवरिंग होती है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही है, उसका रिडक्शन हो रहा है ना। मतलब जितनी यहाँ पर स्नो होना चाहिए थी उतना स्नोफॉल अब यहाँ पर नहीं हो रहा है, जो कंटिन्यू मतलब कि जो अल्टीमेटली किसको इम्पैक्ट कर रहा है, आपके जो हिल स्टेशन हैं। अब देखिए, हम हिल स्टेशन पर क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल होता है और हम उस वेदर को एंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए हम हिल स्टेशन पर क्या होते हैं, वहाँ पर जाते हैं टू एंजॉय द स्नो वेदर। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये ट्रेंड सामने नजर आ रहा है। अब ट्रेंड क्यों सामने नजर आ रहा है, आप सभी को पता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस इम्पैक्ट। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण क्या हो रहा है, जो स्नोफॉल है, हमारा जो वेदर का पूरा पैटर्न है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में हमें ये देखने को मिल रहा है, इवन आपके जो वेरियस हिल स्टेशन है वहां भी जो स्नोफॉल की कवरिंग है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ये डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है किसकी, आपका टूरिज्म जो है उसको इम्पैक्ट कर रहा। टूरिज्म के साथ साथ यहाँ पर जो एक पैटर्न होता है, वेदर का जो पैटर्न है उसको इम्पैक्ट कर रहा है। वेदर का पैटर्न जब इम्पैक्ट होता है तो ओवरऑल किस पर इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी क्रॉप सिस्टम पर, हमारा जो क्रॉप है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। और ये अल्टीमेटली किसको लीड करता है, फूड इनसिक्योरिटी को यहाँ पर लीड करता है। ठीक है, तो देखिए इससे यहाँ पर इतनी सारी चीजें हो रही हैं। अब इस साल हमने क्या देखा, स्नोफॉल तो हुआ है बट जो टाइम होता है स्नोफॉल का वो इस साल हमें कहाँ देखने को मिला, अप्रैल के मंथ में देखने को मिला स्नोफॉल, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। तो चेंजेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हम इस आर्टिकल को लिंक करते हैं। इस आर्टिकल में क्या डिस्कस किया गया है, व्हाई इज द 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट क्रिटिकल। अब हमने यहाँ पर टारगेट क्या रखा है कि हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमने इसको यहाँ पर क्रॉस कर लिया तो इसके जो इम्पैक्ट होंगे वो कैसे होंगे, इर्रिवर्सिबल होंगे। इर्रिवर्सिबल का मतलब होता है कि ऐसे चेंजेस हो जाएंगे हमारे अर्थ में जिसको हम फिर से मतलब कि उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे, फिर से वैसा हम उसको नहीं बना पाएंगे। तो देखिए पहले टारगेट क्या रखा गया था, जब हमारा UNFCCC बना था, जो हमारी रियो समिट हुई थी, तो उसमें मेनली टारगेट रखा था कि हमारा अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या होता है, पेरिस एग्रीमेंट होता है 2015 में, और उसमें ये कहते हैं, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जब होता है तो उसमें हमारा टारगेट ये रखा जाता है कि अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस ये मैक्स टू मैक्स होना चाहिए। हमें यहाँ पर पहले 1.5 डिग्री सेल्सियस से इसको अचीव करना है।
अब यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, आपको इस रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपका WMO है, ठीक है। जैसे कि इंडिया का आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो आपका वेदर का पैटर्न बताता है, कैसा कब कितना टेम्परेचर रहने वाला है, कब बारिश होने वाली है, कब यहाँ पर हीट वेव्स आने वाली है। तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग कौन करता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है। ऐसे ही वर्ल्ड लेवल पर क्या होता है? आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनकी यहाँ पर 2 रिपोर्ट्स रिलीज हुई हैं। कौन कौन सी रिपोर्ट है आपकी? आप इनको ये सारे जो फैक्ट्स हैं इसको यहाँ पर नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। ये क्या कह रहा है? ग्लोबल एनुअल डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2023 to 27। पहली रिपोर्ट ये आ गई। दूसरी रिपोर्ट है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022। अब इसमें इन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया है? द डिकेडल प्रेडिक्शन, मतलब ये जो फर्स्ट रिपोर्ट है हमारी डिकेडल क्लाइमेट अपडेट, उन्होंने ये कहा ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर बिटवीन 2023 एंड 27 विल बी 1.1 to 1.8 डिग्री सेल्सियस हायर देन द बेस लाइन टेम्परेचर ऑफ 1850 to 1900 और प्री इंडस्ट्रियल लेवल। हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात करते हैं तो उससे भी ज्यादा क्या होगा? हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर होगा वो यहाँ पर बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? अर्थ का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? आपका ग्रीन हाउस जो गैसेस है उनका एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस का यहाँ पर एमिशन हो रहा है। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का ग्लोबल टेम्परेचर से क्या इम्पैक्ट है, मतलब क्या रिलेशन एक तरीके से। तो हम पहले देखिए इस रिलेशन को समझते हैं, तो आपको यहाँ पर चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। रिलेशन आपका ऐसा है कि जैसे कि ये है हमारी अर्थ, हम यहाँ पर समझते हैं ये है हमारी क्या? अर्थ। और ये अर्थ की, आपको पता है अर्थ के पास क्या यहाँ पे? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मतलब यहाँ पर कुछ जो गैसेस है उनकी एक लेयरिंग है। यहाँ पर अर्थ जो गैसेस है उनकी यहाँ पर लेयरिंग है। अब यहाँ पर क्या आ जाता है? आपका सन, ठीक है। सन से बहुत सारी जो सनरेज होती हैं, सनलाइट होती है, ये अर्थ पर आती हैं। और क्या होता है कि ये जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो गैसेस की यहाँ पे जो अर्थ के आसपास जो ये कवरिंग है, तो ये क्या करती है? जो कुछ सनलाइट होती है, कुछ जो हीट होती है, उसको ट्रैप करती हैं, है ना। और इसमें आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी सारी गैसेस इसमें आ जाती हैं। तो ये क्या करती है? हीट को ट्रैप करती हैं, और जिसके कारण जो हमारी अर्थ होती है एक उसका नॉर्मल टेम्परेचर बना रहता है। इसी के कारण यहाँ पर क्या है? लाइफ सस्टेन है। यहाँ पर लाइफ मतलब पॉसिबल है अर्थ में। हमारे दूसरे प्लैनेट्स में लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर इज द बिगेस्ट रीजन फॉर द सर्वाइवल इन द अर्थ, ठीक है। किसी भी प्लैनेट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो उसके लिए आपको एटमॉस्फेयर चाहिए, जो हमें अदर प्लैनेट्स में नहीं मिलता है। अर्थ के पास क्या है? एटमॉस्फेयर है। अभी कुछ सनलाइट आती है। अब किसी भी प्लैनेट को सर्वाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर वेदर होना चाहिए, एक टेम्परेचर की जरूरत होती है, तभी हम वहां क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? धीरे धीरे जो गैसेस की जो लेयरिंग है, जो हमारे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर जो हमारी जो एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज है, हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, उनके कारण ये जो ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका मीथेन है, इनका क्या हो रहा है? ये इनका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो मतलब ज्यादा हीट क्या हो रही है? इसमें ट्रैप हो रही है। अब जब ज्यादा हीट ट्रैप हो रही है तो क्या कर रही है? ग्लोबल को, आपका जो अर्थ है उसको और ज्यादा क्या कर रही है? वार्म अप कर रही है, और ज्यादा गर्म कर रही है। यही क्या रीजन बन रहा है आपका? ग्लोबल वार्मिंग का। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। आप इसका बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपकी जो कार होती है, जब आप उसको धूप में, मतलब आपको उसको आपने पूरा पैक करके धूप के सामने रख दिया, लेकिन जब आप उसको खोलते हैं तो अंदर देखते हैं ना कितनी ज्यादा गर्मी होती है आपकी कार के अंदर। तो वहां पर क्या होता है? हीट ट्रैप हो जाती है। इसलिए हम कार को थोड़ी देर खुला रखते हैं कि उससे जो उसके अंदर जो हीट है वो यहाँ पर रिलीज हो जाए, उसके बाद हम कार में बैठे तो वो हमारे लिए सही होता है। तो इसी को हम कहते हैं क्या? ग्लोबल वार्मिंग। तो आई होप आपको यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग क्लियर होगा। अब यहाँ पर हमारा ये टारगेट रखा गया था कि हमें हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो रिसेंट आपकी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जो हमारी IPCC की रिपोर्ट आई है, आप सभी को पता है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अभी एट प्रेजेंट अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कितना पहुंच चुका है? 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पहुंच चुका है। एक्चुअली यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो हमारा टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस, इस टारगेट को अचीव नहीं किया जा रहा। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं यहाँ पर कि उनको ये कहा गया है कि जो टारगेट है ये इसको अचीव करना है। तो व्हाई इज द 1.5 डिग्री टारगेट क्रिटिकल? ये क्रिटिकल क्यों है? 2018 में IPCC ने रिलीज की है रिपोर्ट, इसका इम्पैक्ट बताया। इम्पैक्ट क्या क्या आपका? देखिए आर्टिक ओशन जो यहाँ पे ICO फ्री समर हो रही है ना, वंस पर सेंचुरी, वंस पर डिकेड। तो 2 डिग्री सेल्सियस अगर यहाँ पर हमारा अर्थ का टेम्परेचर अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस होता है तो वंस पर सेंचुरी, हर एक सेंचुरी में जो आपका जो आइस है वो यहाँ पर क्या हो रहा है? मेल्ट होगा। सी लेवल यहाँ पर क्या होगा? आपका राइज हो रहा है। एक्सट्रीम हीट से एक्सपोजर होगा। अगले नेक्स्ट 5 ईयर में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट होगी, जिसके कारण आपको जो सीवियर डॉट्स हैं वो यहाँ पर फेस करने पड़ेंगे। स्पेशली यहाँ पर जो अर्बन पॉपुलेशन है
अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो आपका स्टेटस है कोरल रीफ्स का, उनको यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए आपकी सीवियर ड्रॉट्स होंगी तो क्या होगा, आपका जो क्रॉप पैटर्न है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। वेदर पैटर्न आपका यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, जो किसको लीड करेगा, आपको फूड इनसिक्योरिटी को लीड करेगा। रिसेंटली अभी स्टिल यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वेरियस यहाँ पर कंट्रीज है आप देखेंगे, वो यहाँ पे जो फूड क्राइसिस है उससे यहाँ पर डील कर रही है। देखिए, क्लाइमेट चेंज हैज बीन अफेक्टिंग क्रॉप यील्ड नेगेटिवली एंड रिस्क posed by agriculture pest and diseases have also increased in the past few years। तो क्लाइमेट चेंज के कारण सिर्फ यहाँ पे फूड क्राइसिस ही नहीं, आपको जो डिसीजेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ रही है, जैसे डेंगू जैसी बीमारियां हैं, और भी बहुत सारी जो जीका वायरस आपका यहाँ पर आ रहा, बहुत सारी जो डिसीजेस है वो भी क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही हैं। तो इसमें कंट्री जैसे इथोपिया, नाइजीरिया, साउथ सुडान, सोमालिया, येमेन, अफगानिस्तान, ये सारी जो कंट्रीज हैं अभी स्टिल, मतलब अभी का जो फेस आपका चल रहा है, वहां पर हंगर क्राइसिस और मेल न्यूट्रिशन की जो फूड शॉर्टेज है वो इसको फेस कर रहे हैं। ठीक है, इसके कारण अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो उसके वेरियस फैक्टर जैसे डॉट्स हो गए, साइक्लोन्स हो गए, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी हमको यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, फेस करनी पड़ेगी। तो मतलब क्लाइमेट चेंज जो हमारा ये अर्थ का टारगेट है कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है उसे हाई नहीं करना है, उसको कंट्रीज को यहाँ पे कुछ टारगेट दिया गया है। आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्हें टारगेट दिया गया है, बट कंट्रीज क्या है उसको यहाँ पे अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही, जिसके कारण हमारा जो टारगेट है हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि इंडिया अच्छे काम कर रहा है। इंडिया यहाँ पर एक डेवलपिंग कंट्रीज है और हमारा टारगेट क्या है कि हमें एक डेवलप्ड नेशन बनना है, बट हमारे डेवलपमेंट में हम इसमें क्या इंक्लूड कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी को साथ में लेकर चल रहे हैं, जिससे कि चलते आप देखेंगे यहाँ पर हमारे जो वेरियस प्रोग्राम है, हाइड्रोजन मिशन है, हमारा ग्रीन बॉन्ड हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया है, और कम्युलेटिव ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है, हमारा जो एमिशन है अभी भी जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज है उनसे बहुत ज्यादा कम है, बट स्टिल हम यहाँ पर एक डेवलपिंग नेशन होते हुए भी, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन होते हुए भी बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। एक रिपोर्ट आई है आपकी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, जिसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया रैंक 8th विद द हाई परफॉर्मेंस आफ्टर डेनमार्क, स्वीडन, चिले, मोरक्को। तो यहाँ पे टॉप 10 मतलब जी आपकी टॉप 10 कंट्रीज है जिसमें क्लाइमेट चेंज के लिए यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस रही है, उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी है, 8th नंबर पर है। तो आपका इंडिया क्या है, 10th नंबर। आप ये रैंकिंग को भी क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, इसका एक अलग से एक डेटा यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये, आप जब इसको अपनी आंसर राइटिंग में नोट कर सकते हैं। ओके, तो इंडिया किसमें यही बताया कि हमारा क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस है, वेरियस जो हमारी कंट्रीज हैं उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, कोलिशन कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिस्टेंट रिलायंस यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आ रहे हैं, जिससे कि हम क्या कर सके, क्लाइमेट चेंज में भी कंट्रीब्यूट कर सके और जो हमारा डेवलपमेंट है वो भी धीरे धीरे साथ में होता रहे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे ये आर्टिकल पूरा अच्छे से क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अ बेलिजरेंस टूवर्ड बीजिंग दैट इज अनसेटलिंग। अब यहाँ पे बीजिंग की बात हो रही है, किसकी, देखिए इस आर्टिकल में मेनली ऐसा कोई फैक्ट तो नहीं है, यहाँ पर इसे एनालिसिस की तरह मानते हैं। यूएस है आपका, यूएस क्या करना चाहता है, चाइना को काउंटर करना चाहता है। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट सबसे बड़ा जो थ्रेट बना हुआ है यूएस के लिए, कौन बना है, चाइना बना हुआ है। और देखिए चाइना को अगर जब काउंटर किया जाएगा, इसी के चलते यहाँ पे यूएस ने बहुत सारे वो किए हैं, क्या मेजर्स लेकर आया है। ठीक है, कि हमें क्या करना है, चाइना को काउंटर करना है। अब यहाँ पर देखेंगे, द बेलिजरेंस टुवर्ड बीजिंग इज अ बिट अनसेटलिंग, दिस वाज अ क्वाजी एलाई हुज फ्रेंडशिप सीमेंटेड द राइज ऑफ चाइना, बट टुडे वॉशिंगटन वांट टू स्टॉप इट on its track. For several years, it on allies such as Japan and the European Union resisted US pressure to follow new course. But in the war of Ukraine and the very obvious Chinese support for Russia seems to have settled the debate. अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये बताया जा रहा है कि 2050 तक क्या हो सकता है, चाइना एज अ सबसे बड़ी वर्ल्ड को क्या कर सकता है, यूएस को रिप्लेस कर सकता है। 2050 तक चाइना यूएस को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है वर्ल्ड ऑर्डर में। ओके, अब यहाँ पे क्या है, चाइना यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका सबसे बड़ी एक इमर्जिंग इकोनॉमी भी है आपकी, उसके पास यहाँ पर क्या अपना वो मिलिट्री अलायंस भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसके पास यूएनएससी में यहाँ पर सीट भी है। तो ये सारी चीजें चाइना के पास है, और चाइना क्या है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी की तरह, चाइना क्या है, बहुत बड़ा एक सप्लाई चेन है ना। क्या बन के आता है, आपका जो ट्रेडर है एक सप्लाई चेन यहाँ पर बनकर आता है। अब यूएस क्या करना चाहता है, चाइना को काउंटर करना चाहता है, इसीलिए यूएस ने क्या किया, जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है उसको चाइना के लिए यहाँ पे बैन कर दिया है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी आएंगी, वेस्ट की जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसको हम चाइना को प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो हाँ, चाइना कुछ दिनों के लिए, कुछ
टाइम के लिए हम ये कह सकते हैं कि पीछे रह सकता है, बट चाइना क्या कर सकता है, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी की वो सामने लेकर आ सकता है। तो पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरी अगर हम बात करते हैं, यूएस क्या कर रहा है, अब वेरियस यहाँ पर इकोनॉमिक फॉरम्स, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लेकर आ रहा है, और जो वेरियस नेशंस है उनके साथ उनका कोलैबोरेशन हो रहा है कि एक तरीके से क्या, जैसे कि चाइना का क्या है, आपका BRI प्रोजेक्ट है। BRI प्रोजेक्ट के थ्रू वो क्या कर रहा है, चाइना यहाँ पर कनेक्टिविटी बना रहा है नेशंस के साथ। जितने भी आप देखेंगे एशिया में हो, अब यहाँ पे आपका जो वेस्ट एशिया है वहां भी अब मेडिएट कर रहा है। हर तरफ चाइना एक तरीके से यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब यूएस भी क्या कर रहा है कि यूएस एक तरीके से यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लेकर आ रहा है, जिसके साथ वो क्या कर सकते हैं, जो वेरियस आपके नेशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट होगा यूएस का, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात की गई कि BRI के थ्रू हमने कहा कि चाइना इन्वेस्टमेंट करता है, तो यूएस ने भी अब यहाँ पर क्या डिमांड करी कि G7 और अभी G20 जो समिट होने वाली है उसमें ये कहा कि हम बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब देखिए, in the recent G7 summit put forward United-based plus Japan view on China, beside condemning its economic coercion, the militarization activities। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले वो क्या कंडेम करना चाहते हैं, चाइना को इकोनॉमिकली पहले उसे कंडेम करना चाहते हैं, उसके बाद उसकी जो मिलिटराइजेशन एक्टिविटीज है उसको भी क्या करना चाहते हैं, कंडेम करना चाहते हैं। बट ये इतना आसान नहीं है, जैसे कि क्योंकि क्या हो रहा है कि यूएस की तरफ, जो यूएस अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन है, स्मार्ट कंट्री कौन है, आपकी यूएस है। बट जब यहाँ पर बात आती है किसकी, डीलिंग की विद ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, तो उस टाइम पे यूएस क्या हो जाता है, पीछे हट जाता है। इसके आपको वेरियस एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि वियतनाम वॉर में रीसेंट वियतनाम एंड द रीसेंट एग्जाम्पल ऑफ अफगानिस्तान एंड इराक आर प्रूफ ऑफ दैट। तो वियतनाम का भी आपने इशू देखा, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान, इराक, ये सारे क्या है, प्रूफ है कि यूएस क्या है, यूएस के पास बहुत सारा पैसा, इनॉर्मस वेल्थ है, पावर है, थिंक टैंक उसके पास, चैम्बर, इको थिंक टैंक चैम्बर है। बट स्टिल जब भी कोई जियोपॉलिटिकल यहाँ पर चैलेंजेस आते हैं तो यहाँ पर यूएस क्या होता है, पीछे हट जाता है। अब इससे इंडिया को क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया को ओवरऑल इम्पैक्ट ये हो रहा है कि देखिए यूएस काउंटर करना चाहता है चाइना को, इसलिए सबसे बड़ा जो सपोर्टर इस टाइम पर कौन रहा है, इंडिया आपके लिए रह सकता है। इसलिए यूएस किसके साथ इंगेज हो रहा है, आपका इंडिया के साथ बहुत ज्यादा इस टाइम पर इंगेज हो रहा है, ठीक है। इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वो यहाँ पर इंप्रूव हो रहे हैं। बट जब एक्सट्रीम यहाँ पर एक लेवल आ जाएगा कि मतलब जब ये चीज एक्सट्रीम पर पहुंच जाएंगी कि यहाँ पर जो टेंशन्स हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रही है, तो एक्सट्रीम सिचुएशन में क्या होगा, ये सिर्फ इंडिया को ही नहीं इम्पैक्ट करेगा, पूरे वर्ल्ड को भी क्या करेगा, ये इम्पैक्ट करेगा। मतलब चाइना को इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली यहाँ पर वो करना, डी रिस्क करना। इसमें एक देखिए एक बात बोली गई है, क्या देखिए क्या है, चाइना एंड क्लेम दैट वॉशिंगटन वांट टू डी रिस्क एंड डाइवर्सिफाई। हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें यूएस ने ये कहा था कि हम चाइना को डे रिस्क करना चाहते हैं और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। मतलब चाइना एक तरीके से हमारे लिए कॉम्पिटिटर है, ना कि हम उसे यहाँ पर साइडलाइन कर रहे हैं, वो हमारे लिए कॉम्पिटिशन है, हम चाइना के साथ एक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सिर्फ चीज़ों को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डी रिस्क कर रहे हैं। बट ओवरऑल आपका इम्पैक्ट, मतलब कि जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हमें चाइना को क्या करना है, काउंटर करना है। दूसरी चीज, जब आगे एक्सट्रीम में पहुंचती हैं तो इंडिया के लिए भी क्या हो जाएगा, इशू बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपके लिए क्या हो जाएगा, यूएस हो जाएगा, दूसरी तरफ आपका चाइना हो जाएगा। और चाइना क्या है, आपकी नेबरिंग कंट्री है ना। और अभी भी हमारे रिलेशन थोड़ी बॉर्डर में यहाँ पे डिस्प्यूट्स हैं, बट चाइना के साथ हमारे इतने ज़्यादा रिलेशन खराब नहीं है। अगर हमारे बॉर्डर इशू चाइना के साथ रिजॉल्व हो जाते हैं तो चाइना के साथ हमारे ऐसे कोई भी डिस्प्यूट्स नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इंडिया के लिए भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल। आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए इस आर्टिकल में मेनली इतना कुछ भी नहीं है। अभी आपकी जो G7 की यहाँ पे समिट हुई है उसी के बारे में बताया कि मेनली यहाँ पर हमारे क्या क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो एजेंडा की अगर हम बात करते हैं तो चाइना का, जापान का, ठीक है, जापान में क्या होता, आप सभी को पता है, यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हुआ था। जापान में यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे, ठीक है। तब से यहाँ पर जो जापान था उसकी एक पॉलिसी रही है किसकी, कि हमें क्या करना है, न्यूक्लियर यहाँ पे प्लोरिफरेशन की, यहाँ पे न्यूक्लियर जो वेपन्स है उनको यहाँ पे क्या करना है, पूरी तरीके से हटा देना है। बट जब से यहाँ पे रशिया का एग्रेशन हुआ है, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हो रहा है, हमें क्या देखने को मिल रहा है, सारे जो कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज जो अपना डिफेंस सिस्टम है, जो उनका डिफेंस बजट है, उसको यहाँ पे इंक्रीज करने में लगी हुई हैं। इवन जो जापान है, जापान भी आप देखेंगे कि जापान हैज अनाउंस्ड अ नंबर ऑफ चेंजेस टू इट्स डिफेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग प्लान टू इंक्रीज इट्स डिफेंस स्पेंडिंग एंड एक्वायर न्यू वेपन्स सिस्टम। तो यहाँ पर जब से क्या आपका
यूक्रेन और रशिया कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तब से जो सारी कंट्रीज हैं, सब जापान की हम बात नहीं करें, जापान जो यहाँ पर बात करता था कि यहाँ पर नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होगा, इन सारी चीज़ों की बात की जा रही थी। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सारी कंट्रीज धीरे धीरे यहाँ पर अपनी जो डिफेंस पॉलिसी है उसमें चेंजेस ला रही हैं, उनकी जो मिलिट्री पावर है उसको भी एक्सपेंड किया जा रहा है। इवन चाइना भी हम देख रहे हैं कि चाइना धीरे धीरे क्या कर रहा है, उसका जो डिफेंस सिस्टम है उसको इंक्रीज कर रहा है, उसकी जो मिलिट्री पावर है उसको भी क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट बताया कि न्यू दिल्ली एंड टोक्यो पार्टनरशिप इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो न्यू दिल्ली है और टोक्यो उसकी पार्टनरशिप यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी के चलते हमारे जो रेगुलर यहाँ पे कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारे यहाँ पर रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती रहती हैं, प्रोग्रेस ऑन एग्रीमेंट इकोनॉमिक कॉपरेशंस होते रहते हैं, वेरियस कॉपरेशंस होते हैं। हमारा जो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, साउथ एशिया रीजन में, थ्रू इट्स इन्वॉल्वमेंट इन सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज। अब आपको पता है जापान यहाँ पर जो साउथ एशिया रीजन है आपका, वहाँ पर सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स लेकर आया रिसेंट ईयर में, जिससे वो क्या कर सके, जो इंडो पैसिफिक आपका रीजन है यहाँ पर जापान एक तरीके से इन्वॉल्व होना चाहता है। तो अगर इंडो पैसिफिक रीजन में जापान आता है तो एक तरीके से क्या होगा, उसका कोलैबोरेशन बढ़ेगा और उसके लिए जापान के लिए भी चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है ना, कि चाइना के यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए जापान क्या कर रहा है, यहाँ पे जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स लिए हैं। जापान फॉर एडवांसिंग द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन थर्ड कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन। देखिए इंडो पैसिफिक रीजन में भी यहाँ पे डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका यहाँ पे अनाउंसमेंट जापान के थ्रू किया गया है। द टू ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज टू कंटिन्यू कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ व्हाट सस्टेन्ड पार्टनरशिप कैन अचीव इन एड्रेसिंग द चैलेंजेस इन 21st सेंचुरी। अब देखिए जापान और इंडिया क्या है, वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, और इनके बीच में कॉपरेशन होना क्या इंडिकेट करता है कि हम एक सस्टेन पार्टनरशिप को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और 21st सेंचुरी में यहाँ पर जो भी चैलेंजेस हैं उसको हम अपनी जो ये पार्टनरशिप है, सस्टेन पार्टनरशिप, उसके साथ यहाँ पर उनको अचीव किया जा सकता है, उनको चैलेंजेस को हम यहाँ पे फेस कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसमें सिर्फ इतना ही था, ये सारी इंपॉर्टेंट, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर नहीं थी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज अ पब्लिक हेल्थ इशू। अब पहले यहाँ पर क्या बात करते हैं, 28 मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है आपका मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। आपको यहाँ पे याद रखना है 28 मई इज सेलिब्रेटेड एज अ मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। अब एक इंसिडेंट की बात करते हैं, आप सभी को यहाँ पे पता होगा, ये कहाँ का इंसिडेंट है, महाराष्ट्र का ये केस है, जहां पर एक 12 ईयर लड़की थी, 12 साल की एक लड़की थी, तो उसके भाई ने क्या कर दिया, उसका यहाँ पे मर्डर कर दिया। और मर्डर क्यों किया, क्योंकि उसके कपड़ों में यहाँ पे ब्लड का स्टेन था, ब्लड का एक दाग था, जिसने वो जो दाग था, जो ब्लड का स्टेन था, वो किसका था, यहाँ पर पीरियड ब्लड्स का था, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड था, जिसके कारण उसकी जो कपड़ा था उसमें यहाँ पे स्टेन आ गया था। बट उसके भाई ने यहाँ पर क्या सोचा कि ये किसी सेक्सुअल यहाँ पे इंटरकोर्स में इन्वॉल्व है, जिसके कारण यहाँ पे इसको ये स्टेन आया है, और इसी के कारण उसके भाई ने अपनी बहन की क्या कर दी, यहाँ पर मर्डर कर दी, उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा क्या निकल कर आता है कि अवेयरनेस। लोग, इवन सिर्फ यहाँ पर हम रूरल एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, अर्बन एरिया में भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो मेंस्ट्रुएशन है इसके बारे में बिल्कुल भी मतलब अवेयरनेस नहीं है। तो इसमें यही बताया गया है कि देखिए सिर्फ हम रूरल एरिया की बात नहीं करें कि रूरल एरिया में लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, अर्बन एरिया में भी हमें यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि इंडिया में जो सेक्स एजुकेशन है इसको बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, एक डिनायल मिलता है आपको कि हमें सेक्स एजुकेशन की जब भी हम बात करते हैं तो लोग यहाँ पे उसके बारे में अच्छे से पढ़ना नहीं चाहते, उसके बारे में एजुकेट नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि पीरियड्स क्या होते हैं, एक नॉर्मल चीज़ है, ये विमेंस की जो लाइफ होती है उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हमें यहाँ पर पीरियड्स नहीं होंगे, मेंस्ट्रुएशन, ये साइकिल नहीं होगी, तो यहाँ पर आप जो बर्थ होता है वो बर्थ पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो पीरियड्स क्या है, एक तरीके से नॉर्मल है, और सोसाइटी ने बट क्या करके रखा है, इसके साथ एक स्टिग्मा अटैच कर दिया, एक टैबू जो है सोसाइटी का, यहाँ पर एक शेम जो है उसको अटैच करके रख दिया है, जिसके कारण जो लोग हैं इसके बारे में बातचीत नहीं करते हैं। बट हमें यहाँ पे इंश्योर करना है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस चीज के बारे में अवेयर कराना है। क्यों, क्योंकि ये आपकी हेल्थ से भी रिलेटेड है, और इसके साथ जो टैबू रिलेट है, तो विमेंस को भी यहाँ पे बहुत सारी चीजों को क्या करना पड़ता है, इसके जो चैलेंजेस हैं फेस करना पड़ता है। सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज है वो क्या जाता है मेंस्ट्रुएशन में रिलेटेड, यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी यहाँ पे अवेलेबिलिटी ना हो पाना, जैसे कि हम पैड्स की बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल कप की बात करते हैं, टैम्पॉन्स की बात करते हैं, इवन जो आपके डिस्पोजेबल यहाँ पर
पैड्स होते हैं उनकी बात करते हैं, तो मेंस्ट्रुअल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका अवेलेबिलिटी, उनकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो हमें नहीं मिल पाती है। दूसरी बात करते हैं, देखिए जहां पर अगर हमें वो अवेलेबल भी होते हैं तो उनका प्रॉपर डिस्पोजल, जो एक प्रॉपर यहाँ पर डिस्पोजल होता है, प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता है। यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल यहाँ पर जो वेस्ट निकलता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता है। थर्ड, अगर हम बात करते हैं किसकी, टॉयलेट की, टॉयलेट इज द मेन थिंग। मतलब कहाँ पर, जैसे कि हम अर्बन एरियाज में भी देखते हैं कि बहुत सारी आपकी वर्किंग वुमेन्स होती हैं, स्कूल जाती हुई आपकी लड़कियां होती हैं, तो वहां पर प्रॉपर डिस्पोजल, मतलब अगर कोई पीरियड्स हैं किसी भी बच्चे को या फिर किसी भी विमेन को, तो वहां पे टॉयलेट्स नहीं मिल पाते, और अगर टॉयलेट्स मिलते भी हैं तो वो इतने ज़्यादा अनक्लीन होते हैं। ओके, और वहां पर अगर हम मतलब कैसे भी करके हमने उस चीज़ को यूज़ भी कर लिया तो हमें क्या फेस करना पड़ता है कि हम उसका डिस्पोजल किस तरीके से करें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है, इस आर्टिकल में ये चीज़ों को डिस्कस किया गया है। इवन जो आप देखते हैं सबसे ज़्यादा आपका किसको फेस करना पड़ता है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन के यहाँ पे जो विमेन्स होती हैं, जो आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन साइट्स में यहाँ पर काम करती है, वो क्या करती हैं, जो आपके जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं, सैनिटेशन वर्कर्स में यहाँ पे विमेन्स भी होती हैं। अब वो क्या करती हैं, 10 से 12 घंटे तक यहाँ पर काम करती हैं, और 10 से 12 घंटे जब उनको काम करना पड़ता है तो वो क्या करती हैं, वो कपड़ा का यूज़ करती हैं, जो क्लोथ्स होता है ना, कपड़ा यूज़ करती हैं, और उस कपड़े को फिर वो वैसे ही क्या कर देती हैं, फेंक देती हैं उसको यहाँ पे, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता कि वो उसको यहाँ पे वॉश करें और फिर से उसको रीयूज़ करें। ठीक है, तो वो कपड़ा कैसे भी, जो पुराना कपड़ा होता है उसको यूज़ करती हैं, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारे जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। इवन यहाँ पर विमेंस की भी बात करते हैं, जो टीनेजर्स होती हैं वो जो सैनिटरी पैड्स होते हैं उसको 10 से 12 घंटे तक पहन के रखती हैं। क्यों? क्योंकि उसको कहाँ डिस्पोज करना है, कम्युनिटी टॉयलेट जो होते हैं वहाँ पे डिस्पोजेबल का जो पूरा सिस्टम होता है वो नहीं अवेलेबल होता है, इसलिए वो 10 से 12 घंटे तक एक ही स्ट्रेच में पहन के रखती हैं, उसको यूज़ करती हैं, जिसके कारण भी उनको जो हेल्थ रिलेटेड जो इशूज़ हैं यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, पहले तो हमें क्या करना होगा, जो पुअर अवेयरनेस है और जो इसके साथ एक स्टिग्मा अटैच करके रखा है जो पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको हटाना होगा, और लोगों को यहाँ पे जो सेक्स एजुकेशन है, सेक्स एजुकेशन और आपका यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल आपका है उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना होगा। ठीक है, दूसरा आपका जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट है, ये बहुत बड़ा आपका कंसर्न है कि हमें सैनिटरी पैड्स को कहाँ डिस्पोज करना है, तो इसका क्योंकि बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग लेकर आनी होगी। इवन गवर्नमेंट्स को भी क्या करना होगा, कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा। इससे रिलेटेड हमने एक आर्टिकल देखा था कि क्या विमेंस का जो इसी के कारण मेंस्ट्रुअल लीव की बात की जा रही थी, तो विमेंस को क्या करना चाहिए कि जो वर्किंग विमेंस है उन्हें यहाँ पे मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड की जाए, तो उसमें भी यहाँ पे इश्यूज देखने को मिल रहे थे। अब देखिए टॉयलेट से यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, फीमेल फ्रेंडली जो कम्युनिटीज हैं, पब्लिक टॉयलेट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या पॉपुलरिटी, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के रूप में इन्हें कोट कर सकते हैं कि देखिए तेलंगाना एंड तमिलनाडु में क्या है, शी टॉयलेट्स है ना, जो और पिंक टॉयलेट यहाँ पे दिल्ली में है, जो एक सेफ प्रोवाइड करता है, प्राइवेट और क्लीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, और जितनी भी यहाँ पे इसेंशियल एमिनिटीज होती हैं विमेंस को पीरियड्स के टाइम में मतलब कि उनको ज़रूरत होती है, तो ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके की जो वेरियस इनिशिएटिव्स है उन्हें लिया जा सकता है, ताकि क्या कर सके हम इन जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है उसको और ज़्यादा लोगों के सामने लेकर आ सकें। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज मोस्ट सोल्जर्स किल्ड इन एन एक्शन ड्यूरिंग यूएन मिशन वर इंडियंस। अब देखिए यूएनएससी जो आपका है, यूएनएससी उसका आपका जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन में आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, और इसमें एक पीस कीपिंग फोर्स भी है। उस पीस कीपिंग फोर्स में जो वेरियस कंट्रीज होती हैं वहां से क्या करती हैं, अपनी फोर्सेस जो होती हैं पीस कीपिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए भेजती हैं। ठीक है, अभी लास्ट वीक 25th एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है पीस कीपिंग मिशंस का, और इसमें ये बताया जा रहा है कि 4000 जो पीस कीपर्स हैं जो मतलब कि पीस कीपिंग एक्टिविटीज़ में यहाँ पे जो मिशंस हुए थे उसमें जो उनकी डेथ हुई है तो उनको यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये कहा गया है कि ये ऑब्जर्व किया है कि जितनी भी यहाँ पे पीस कीपिंग मिशंस होते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो इंडियन पीस कीपर्स फोर्सेस हैं उनकी यहाँ पर डेथ हुई है। सबसे ज्यादा किसकी यहाँ पे डेथ हुई, आप देखिए इस चार्ट में देखेंगे 69 यहाँ पे इंडिया की हुई है, मतलब 70 जो पीस कीपिंग यहाँ पे पूरे मिशंस हुए हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे 4, फिर घाना, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फ्रांस और यूएस यहाँ पे 38। तो मतलब क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर किसका इन्वॉल्वमेंट है, आपका इंडिया का। अभी वेरियस यहाँ पे जो एक्टिविटी जैसे कि इजराइल अरब यहाँ पे अर्मिस एग्रीमेंट में 1948 में हुआ था, जिसमें यहाँ पे जो इंडियन ट्रूप्स और एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था पीस कीपिंग मिशन में। ओके, तो यहाँ पर देखिए यही बताया गया कि जो मैलिशियस एक्ट्स हैं और जो बहुत सारी जो चीजें होती हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जो
फोर्सेस यहाँ पर जिनका यहाँ पे डेथ हुई है वो कहाँ से हुई है, इंडिया की हुई है। अब यहाँ पे जो वेरियस यहाँ पे ट्रूप्स आप देखेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑपरेशन, यहाँ पे कॉन्गो में ऑपरेशन हुआ था आपका, अब यहाँ पे साउथ सूडान में जो ऑपरेशन हुआ है, हर जगह जो पीस कीपिंग यहाँ पे फोर्सेस को भेजा जाता है। अब देखिए इस आर्टिकल का हम अल्टीमेटली अगर क्रक्स निकालते हैं तो क्या निकल कर आता है कि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के जो पीस कीपिंग में इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूएनएससी में, ठीक है। हमारी बहुत ज़्यादा जो पीस कीपिंग फोर्सेस है कहाँ डिप्लॉय है, पीस कीपिंग मिशन में यूनाइटेड नेशन की। दूसरी अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन वाइज, इंडिया क्या है अब एट प्रेजेंट वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। दूसरी यहाँ पर हम बात करते हैं क्या कि वर्ल्ड की हम लार्जेस्ट फिफ्थ इकोनॉमी में आते हैं, कि मतलब फास्टर जो 5 आपकी इकोनॉमी है उसमें इंडिया क्या है, इंडिया का भी प्लेस है। तो डिमांड किसकी हो रही है कि यूएनएससी में जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें क्या होना चाहिए, इंडिया की परमानेंट सीट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि पीस को हमें क्या करना है, स्टैब्लिश करना है, तो इंडिया यहाँ पे पीस को स्टैब्लिश करने की बात कर रहा है। तो यूएनएससी में हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक परमानेंट सीट की जो हम डिमांड कर रहे हैं तो ये इसको क्या करता है, लेजिटिमेट करता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया सीज रिडक्शन इन स्टनिंग बट वेस्टिंग ऑब्सिटी आर कंसर्न रिपोर्ट। अब देखिए इंडिया में यहाँ पे बात की जा रही है कि किसमें रिडक्शन हो, आपका स्टनिंग में। अब पहले हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज स्टनिंग, वेस्टिंग एंड ओबेसिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये तीनों जो फैक्टर्स आते हैं किसमें, माल न्यूट्रिशन में आते हैं। माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, माल न्यूट्रिशन क्या होते हैं कि रिफर्स टू डेफिशिएंसीज और एक्सेस इन न्यूट्रिएंट इनटेक, इम्बैलेंस द एसेंशियल न्यूट्रिएंट और इम्पेयर्ड न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन। अगर हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है, या फिर हमने कोई भी जो न्यूट्रिशन है उसका बहुत ज़्यादा एक्सेस में इनटेक कर लिया, जिसके कारण क्या होता है, जो न्यूट्रिशन का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होता और हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन बैलेंस हो जाते हैं, उसे हम रेफर करते हैं मैल न्यूट्रिशन की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीजें आ जाती हैं आपकी, स्टनिंग, वेस्टिंग और ओबेसिटी। स्टनिंग की बात करते हैं, देखिए आप इस पिक्चर से देखेंगे आपको यहाँ पे ज्यादा क्लियर होगा। स्टनिंग क्या होती है, पीपल आर टू शॉर्ट फॉर देयर एज। जैसे कि यहाँ पर अगर 15 साल का बच्चा है और उसकी हाइट सिर्फ कितनी है, 3 फीट ही हो, 3 फीट है उसकी हाइट, तो उसको हम किस में रेफर करते हैं, स्टनिंग में। मतलब उसकी एज के हिसाब से उसकी जितनी यहाँ पर हाइट होनी चाहिए उतनी हाइट नहीं है, उसे हम किस में इंक्लूड करते हैं, स्टनिंग में। वेस्टिंग क्या होती है, पीपल आर टू थिन फॉर देयर हाइट। मतलब ऐसा पर्सन जिसकी हाइट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बट वो कितना है, बहुत ज़्यादा थिन है। देखा होगा ना, आप कहते हैं कि ये जो पर्सन है वो लंबा एकदम खंबे की तरह बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन एकदम खंबा कैसा होता है, एकदम आपका पतला पतला होता है, ठीक है। तो मतलब वो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग उसका जितना वेट होना चाहिए उतना वेट नहीं है, उसे हम कहते हैं क्या, वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। ओबेसिटी की बात करते हैं। ओबेसिटी आपको पता है जो ओवर वेट पीपल होते हैं, जितना उनका वेट होना चाहिए उतना नहीं है, उससे ज़्यादा वेट है, उसे हम कहते हैं ओबेसिटी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखिए नॉर्मल पर्सन ये है, वेस्टिंग इसकी जो हाइट है वो तो बहुत ज़्यादा है बट उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। स्टनिंग मतलब यहाँ पर उसकी जो हाइट है ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, और अंडर वेट मतलब यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग उसका जो वेट होना चाहिए वो अंडर वेट में यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि इंडिया क्या कर रहा है, रिडक्शन देख रहा है किसमें, स्टनिंग में, बट हमारा जो वेस्टिंग और ओबेसिटी है ये हमारे लिए अभी भी कंसर्न बना हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अ जॉइंट मेल न्यूट्रिशन एस्टिमेटेड अंडरस्कोर इंडियाज मिक्स्ड प्रोग्रेस इन बैटलिंग मॉल न्यूट्रिशन। तो इंडिया में हमने क्या देखा, 1.6 करोड़ फ्यूअर स्टैंडर्ड चिल्ड्रन। यहाँ पर रिपोर्ट आई है कि 2012 से अगर हम कंपेयर करते हैं 2022 को, तो हमने 1.6 करोड़ यहाँ पे जो बच्चे हैं उनमें हमने स्टनिंग को क्या देखा है, कमी देखने को मिलती है। बट यहाँ पर डिस्पाइट रिडक्शन स्टनिंग, वेस्टिंग रिमेन एन इशू विद अ प्रिवलेंस रेट ऑफ 18.7 इन 2022 इन इंडिया। यहाँ पर स्टनिंग में तो रिडक्शन हो रहा है बट जो आपका वेस्टिंग है, मतलब कि बच्चे यहाँ पे बढ़ रहे हैं और उनकी हाइट क्या है, हाइट तो बढ़ रही है बट वेट इतना ज़्यादा नहीं है, उसमें हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिवलेंस रेट देखने को मिल रहा है, 18.7% है। उसके बाद ओवरवेट की बात करते हैं, चिल्ड्रन इंक्रीज फ्रॉम 2.2 टू 2.28। मतलब 2012 में आपका जो ओवरवेट बच्चे थे वो कितने थे, 2.2%, और 2022 की बात करते हैं तो अभी कितने हैं, 2.8% है। ओके, ग्लोबल स्टनिंग डिक्लाइन 26.3% इन 2002, 22.3। अब देखिए जो ग्लोबल स्टनिंग की बात करते हैं, तो इंडिया में तो यहाँ पे डिक्लाइन हो भी रहा है, ग्लोबली भी हम, क्योंकि ग्लोबली इंडिया बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, तो यहाँ पे हमें स्टनिंग में डिक्लाइन देखने को मिलता है। बट ओबेसिटी में अभी भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का यहाँ पे क्या हो रहे हैं, शिकार
हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्या है, एक चैलेंज है कि हमें किस तरीके से इंडिया माल न्यूट्रिशन को यहाँ पर फेस करेगा। देखिए आज हमारे लिए इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।